हाय दोस्तों, नमस्कार। अब तक आप लोगों ने एग्जाम में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सारे लैंग्वेजेस का पेपर दे चुके, मैथ्स का दे चुके। अब अगला क्या कदम है? अगला कदम आपका तरफ बढ़ रहा है साइंस की तरफ। आपका नेक्स्ट स्टेप इज टुवर्ड्स साइंस। तो आप तैयार तो कर ही लिए होंगे, बहुत तैयार है। अब चलते चलते एक छोटा सा बिंदु, कुछ पॉइंट हम लेकर आए हैं। यहां पर कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, जो कि कल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो आपको मिलेगा, खुश हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। आइए बिना विलंब किए आज का ये सेशन शुरू करता हूं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड के लिए साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आज हम उसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 20 क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से कल इसमें ढेर सारा हेल्प मिलने वाला है। हो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ बेकिंग सोडा। स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने का सोडा, मीठा सोडा। मीठा सोडा के आपको दो एप्लीकेशन लिखने हैं, दो उपयोग लिखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है भाई, हर कोई जानता है। आइए देखते हैं। पर बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका इंडस्ट्रियल नेम है, व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसका यूज कहां कहां करते हैं? टू मेक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक्स। जो केक आप घर में बनाते हैं ना, उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ब्रेड एंड ढोकलास। आप ढोकला बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसको मुलायम बनाना है, तो आपको वहां भी मीठे सोडे का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट, सिंस इट इज ए अल्कलाइन सो हेल्प प्रोड्यूस एसिडिटी। और ये क्षारीय होता है। इसका गुणधर्म क्या है? प्रकृति क्या है? क्षारीय। और क्षारीय चीजें हम उपयोग करते हैं कब? जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर यूजेस इंक्लूडेड हेल्प इन द प्रिपेयरिंग CO2। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहां कहां होता है आप जानते ही हैं। सबसे पहले तो आपका जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने का यंत्र होता है, आपके घरों में, ऑफिस में, मकान में लगा हुआ होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया पॉइंट। अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने डबल करके पॉइंट लिख दीजिए। मान लीजिए आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे जहां जहां लिखा गया है, आप नंबरिंग करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा आर एज गिवन बिलो। नंबर 1, बेकिंग सोडा यूज टू मेक द केक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। पहला हो गया, खाने के सोडे का उपयोग केक को मुलायम और गद्देदार, सॉफ्टी बनाने में किया जाता है। नंबर 2, बेकिंग सोडा का यूज हम बेकरी प्रोडक्ट में भी करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज हम घरेलू पदार्थ, खाद्य पदार्थों को टेस्टी, सुपाच्य और नरम बनाने के लिए भी करते हैं। अब घर में जो आपके घर में बनते, कभी कभी आप देखते होंगे, वहां पर मीठे सोडा डालते हैं। पूरी बनानी होती है, रोटी बनानी होती है, या ऐसे कुछ और पदार्थ होते हैं। और अगला है, चूंकि ये क्षारीय होता है, एल्कली होता है, इसलिए जब कभी भी हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अम्लता की प्रॉब्लम, आप सुने होंगे ना, एसिडिटी बढ़ जाती है, उस समय में, ऐसे समय में इसका उपयोग करने पर आपका जो एसिडिटी होती है तुरंत खत्म हो जाती है। क्योंकि वहां पर एक प्रक्रिया, एक रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, हम उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। जब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं तो बनता क्या है? साल्ट बनता है, वाटर बनता है।
और जो पदार्थ था वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो एक काम आपने ये देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन आपका हो गया पहला 2 नंबर का फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, निश्चित रूप से आपको आपके पेपर में आने वाला ही है और 100% आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर 2, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की माने परिभाषा बतानी है और जो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसकी 2 प्रॉपर्टी बतानी है। नंबर 1, अब यहां पर जरा यहां देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सेकंड है, डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड माने अभी देखा, ये मैंने एक यहां पर लिया मैग्नेट, ये रॉड मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ठीक है। अगर हम यहां पर कंपास यूज करते हैं, जहां तक इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जहां तक कंपास पर एक इस मैग्नेट का इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उतनी फील्ड को, उतनी एरिया को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। कैसे? ए वेक्टर फील्ड इन द नेबरहुड ऑफ द मैग्नेट, क्या होता है? इन विच मैग्नेटिक फोर्सेस आर ऑब्जर्वेबल, माने किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का चुंबकीय प्रभाव देखा जा सकता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। द फील्ड अराउंड द मैग्नेट, द फील्ड नेबरिंग द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस आर ऑब्जर्वेबल, जहां पर उन्हें दिखाई देता है, जहां पर देखा जा सकता है, माने किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का जो चुंबकीय प्रभाव है, आकर्षण प्रभाव है, वो दिखाई देता हो, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना ऐसे चलती हैं, अब इसी को देख करके आपको 2 प्रॉपर्टी लिखनी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges or originate from the north pole and goes to the south pole। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। एक हो गया। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट क्रॉस टू ईच अदर। थर्ड, पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन कर्व पाथ, ये वक्राकार रास्ते से होकर जाती है। तो ये आपका हो गया चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता और परिभाषा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एलिमेंट एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट। सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व में अंतर आपको लिखना है। अंतर जब भी आप लिखना, आप 2 कॉलम बनाना यहां पर है, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल और ये है ट्रांजिशनल। नॉर्मल क्या होता है दोस्तों? ये जो नॉर्मल तत्व होते हैं, इनके बाहर की सिर्फ एक कक्षा अधूरी होती है। क्या होती है? ऐसे सारे तत्व जिनके बाहर की एक कक्षा अपूर्ण हो, अधूरी हो, उसे नॉर्मल कहते हैं। और जिसके बाहर की 2 हो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम ट्रांजिशनल बोलेंगे। और दूसरी बात, जो नॉर्मल होते हैं ना, जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, वह हमारी आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में बीच का पोर्शन होता है। कहां का? बीच का, मिडल। क्या होते हैं? पी ब्लॉक। जबकि जो आपका ट्रांजिशनल होता है आइदर पार्ट में होता है, साइड में होता है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्षरण क्या है? बहुत बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान देना। क्षरण क्या है और व्हाट इज मीन्ड बाय रस्ट। रस्ट किसे कहते हैं? जंग किसे कहते हैं? राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फार्मूला लिखना आपका। पहला, कोरोजन क्या है?
जब अधिक क्रियाशील धातुएं मॉइस्चर नमी एसिड के संपर्क में आती है, एयर के संपर्क में आती है, उनमें रासायनिक क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, और वे जो धातुएं होती हैं उनका मौलिक ह्रास होता है, क्षरण होता है, इसको हम कोरोजन कहते हैं। बराबर है। और रस्ट क्या है भैया? तब जंग क्या है? अधिक क्रियाशील धातुएं जब नमी हवा से क्रिया करती हैं तो उनके ऊपर एक ब्राउनिश लाल भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बा हो जाता है। उस धब्बे को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और रस्ट का फार्मूला आपका होता है Fe2O3 इंटू H2O। Fe2O3 इंटू H2O। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कुछ एक्टिविटी है, देखिए ध्यान से। नंबर 1, व्हाट डू यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन? नीचे दिए गए कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, आप बचाव कैसे करेंगे? नंबर 1, एक्सपोज टू एग्जॉस्ट फ्यूम्स इन द ट्रैफिक। मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और वहां पर चारों तरफ से ट्रैफिक में गाड़ियों के धुएं निकल रहे हैं, बाइक के हैं, बस के हैं, टैक्सी के हैं, जीप के धुएं निकल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों? इसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। माने इसका आंसर मेरा अलग हो सकता, आपका अलग हो सकता है, मान्यता उसका आशय एक ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नंबर 1 बोलेंगे, अगर मैं कभी भी ट्रैफिक के धुएं में फंस जाता हूं तो निम्नलिखित बातें करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले रुमाल निकाल करके अपने नाक और मुंह पे बांध लूंगा। नंबर 1। दूसरी बात, आंखों पर गॉगल्स यूज करूंगा। तीसरी बात, जहां पर अधिक धुआं है, जहां पर अधिक धुआं आ रहा है उससे थोड़ा दूर हट करके हम चले जाएंगे, दूर हट जाएंगे जहां पर धुआं कम हो। तीसरी बात, जितने भी बाइकर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, अगर ट्रैफिक जैम है तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक ट्रैफिक जाम है तब तक भाई आप अपने इंजन को बंद कर दें, तो गाड़ी चल रही है उसको बंद कर लें। इस प्रकार से हम ऐसी समस्याओं से निकल सकते हैं। When I'm exposed to exhaust fumes in the traffic, I will do something like that. Number 1, I will cover my nose and mouth. I will use the mask, goggles on the eye, and I will try to move away from the place where this situation is occurred. Next, and I request all the bikers, all the drivers to stop the engines of their vehicles so that fumes would be decreased. Next, exposed to the series of firecracker with the high sound level. मान लो आप कहीं जा रहे हैं, वहां बड़ी लड़ियों में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लंबी लंबी श्रृंखला में, आप क्या करेंगे? इसका आंसर तो आप लिख सकते हैं। पहली बात जिसे आपने पहले किया था, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं वहां से हम दूर हट जाएंगे, जहां पर धुएं कम है, जहां पर प्रॉब्लम कम है, जहां आवाज कम है। दूसरी बात, कानों में हम, अगर मेरे पास कपास है, कॉटन है, कानों को हम ब्लॉक कर लेंगे ताकि किसी प्रकार के कान के नुकसान को बचाया जा सके, क्योंकि तेज आवाज से हमारे कानों में ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और गॉगल्स का यूज करेंगे ताकि फायर क्रैकर्स की कोई चिंगारी उड़कर हमारे ऊपर न आए, और उस स्थिति से दूर रहेंगे। अब बात समझाएंगे उन लोगों को, अवेयरनेस करेंगे लोगों को, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, पटाखे फोड़ने हैं, खुशियां मनानी है तो एक लिमिट में कीजिए। बीच रोड पे, सड़क पे, चौराहे पे लोग करते हैं, इस तरह प्रॉब्लम होती पब्लिक को। नेक्स्ट, गेट टर्बिड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मानसून। अब मानसून के समय में, बरसात समय में आपको जो पानी आ रहा है पीने का ना, वो गंदा आ रहा है, क्या करेंगे? मोस्टली ऐसा होता है, बरसात समय हमारे घर में पानी आता है वो गंदा होता है, क्योंकि जगह जगह पाइप में आते, और पानी जो जहां जलाशय से आता, तालाबों से आता है ना, वो भी पानी बरसात हो रहा गंदा हो ही जाता है, साफ सफाई की जाती है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, जो घर, हमारे घर में पानी आ रहा है उसको उबाल करके, फिल्टर करके ही यूज करेंगे, और आसपास के लोगों को सलाह देंगे वो भी इस नियम को अपनाएं, ताकि पानी से, दूषित पानी से होने वाली ऐसी कोई बीमारी से हम बच सके।
तो ये रहा आपका 3 क्वेश्चन, जिसमें था क्वेश्चन 5 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट एनी 3 डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 3 दोष बताने हैं। कितने? 3 दोष। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 3 पॉइंट। नंबर 1, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई भी उचित स्थान मिला ही नहीं था। रीजन, हाइड्रोजन जो हैलोजन की भी प्रॉपर्टी दिखा रहा था और अल्कली की भी, माने 17 ग्रुप की भी प्रॉपर्टी उसमें थी और फर्स्ट की भी थी। इसलिए कंफ्यूज, कौन ऐसे लिखना मत कंफ्यूज, इसलिए उसको एक एग्जैक्ट स्थान नहीं दे पाए। नंबर एक प्रॉब्लम। दूसरी बात, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में बनाई थी, तो परमाणु द्रव्यमानों के, माने उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बनाई थी। लेकिन कहीं कहीं अपने ही नियम को मेंडलीव ने अपने ही हाथों तोड़ दिया था, मतलब अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम के पहले रख दिया था। 2 गलती हो गई। तीसरा, जिस समय मेंडलीव आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी, और जब बाद में समस्थानिकों की खोज हुई, उनको कहां रखा जाए, उनकी आवर्त सारणी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये 3 दोष थे, 3 त्रुटियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा है। ये आपका डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में नंबरिंग है 1 2 3 4। इसको आपको नाम देना है, फ्लैगिंग करनी है। ठीक है, नंबर आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है? ये तो किडनी है, और ये जो नीचे थैली है इसे क्या बोलते हैं? मूत्राशय। और ये मूत्रवाहिनी नलिका, ये फिर मूत्र निकास नली और मूत्रवाहिनी नलिका आपकी बोलते हैं। ये 4 नाम आप लिख करके यहाँ पर 2 नंबर आप यहाँ पर पा सकते हैं। नाम यहाँ देखिए दिए गए। पहला यूरेटर है, ये यूरेटर मूत्र निकास मूत्रवाहिनी। दूसरा किडनी है, यहाँ ऊपर का देख रहे हैं। तीसरा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय। और चौथा यूरेथ्रा है, मूत्र निकास नली। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। सुनो, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था? किसी भी मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे में 2 विरोधी गुणों को लिया था। कितने? 2 विरोधी गुणों का चयन किया था। जबकि डाइहाइब्रिड में, द्विसंकर सिद्धांत में, इन्होंने क्या किया था? 2 विरोधी परस्पर गुणधर्म लिया था। ठीक, जिसमें एक गुण क्या था? डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। ये आप यहां पर लिख लेंगे और अच्छे से कंफर्म कर लेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये देखिए क्या रिएक्शन है। पहला है मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर। ये आता है जब मैग्नीशियम के तार को पानी की गर्म वाष्प प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? दोस्तों, जब मैग्नीशियम और पानी की वाष्प की क्रिया होगी तो वहां पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और मैग्नीशियम और ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और पानी यहां पर मुक्त होता है। तो क्या लिखेंगे? When magnesium react with the water, it is known replace hydrogen from it. In the situation, the water is boiling or it is in the form of steam. Given below is the balance equation. Mg plus H2O. H2O यहाँ पे क्या है? स्टीम है, भाप है। इक्वल क्या हो जाता है? MgO. और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसाइकलिंग? गिव वन एग्जांपल। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द ओल्ड मटेरियल्स। रिसाइकलिंग क्या होता है? पुराने पदार्थों को रीयूज करते हैं, उसको हम तोड़ फोड़ करके डिकम्पोज करके नए पदार्थों में उसको हम उपलब्ध कराते हैं। और क्या होता है? एंड आल्सो कंसीडर्ड एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द गार्बेज डिस्पोजल। और कचरा प्रबंधन का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। कचरे का प्रबंधन भी हो जाता है और फिर नई चीज हमको मिल जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन? गिव वन एग्जांपल।
वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं, एक एग्जांपल देना, ठीक है। हमारे शरीर में ऐसे सारे अंग जो उपलब्ध तो है, लेकिन वो फुल्ली डेवलप नहीं है, पूर्ण विकसित नहीं है और अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं अवशेषी अंग। क्या होते हैं? अवशेषी अंग। मीन्स vestigial organs are tissues or cells in the body which are not functional the way they were in their ancestral form of the tree। माने हमारे पूर्वजों में वो थे और पूर्वजों में पूरी तरह से एक्टिव थे, काम करते थे, लेकिन हमारी बॉडी में हमारे पूर्वजों का जो लक्षण है, ट्रेस है, अवशेषी अंग है, प्रमाण है ना, वो है, लेकिन वह फुल्ली डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है और फंक्शनल नहीं है, काम नहीं करता। जैसे हमारे बानर हाड़ बोलते हैं, मंकी टेल बोलते हैं, अपेंडिक्स है, ठीक ना, हमारे आंखों में यहाँ निमेषक पटल का अवशेष है, कानों के लोब है, पेशियों के अवशेष है, ठीक, ये हमारे अवशेष है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कैटनेशन। कैटनेशन पर एक आपको नोट लिखना छोटा है। The property of carbon element by which the atom is can link to one another and form a long carbon chain in the node कैटनेशन। माने कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक गहरे बंधों द्वारा लंबी श्रृंखला बनाए जाने की असाधारण क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच इकहरे बंधों द्वारा लंबी श्रृंखला बनाए जाने की असाधारण क्षमता को हम कैटनेशन कहते हैं। अब मेक लॉन्ग चेन विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स, इट इज कॉल्ड कैटनेशन। अब देखो ये सी है, ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, इस तरह की श्रृंखला बनेगी, कैटनेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज कर, पर्यावरण हितैषी टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, बस सिंपल सी बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी मेक्स यूज ऑफ सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड लीव्स ऑन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी वो क्या करती है, वह हमारे एनवायरनमेंट पर कोई बुरा असर नहीं डालती है, प्रदूषण पैदा नहीं करती है, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, भ्रूण विज्ञान क्या है, एंड हाउ डज इट स्टडी लीड टू द अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान क्या है, भ्रूण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम भ्रूणों का अध्ययन करते हैं। भ्रूण विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम भ्रूण की उत्पत्ति कैसी है, उसकी रचना कैसी है, सारा अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द fetus, embryo। Next, how does it study lead the use of understand evolution। अभी जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, भ्रूण विज्ञान है ना, मानव में जो उत्क्रांति हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको समझने में, उसको सिद्ध करने में ये एम्ब्रियोलॉजी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कैसे? अगर हम भिन्न भिन्न प्राणियों के, मनुष्य का है, बंदर का है, बकरी का है, पक्षी का है, इन सब के फीटस को एक साथ लेकर रखें तो इनकी जो रचनाएं होती है वो सिमिलर होती है, समानता दिखलाती है। इस बात से यह साबित होता है कि सारी चीजों के पूर्वज कहीं न कहीं एक ही रहे होंगे, मतलब इन सब का क्या हुआ है, उत्क्रांति हुई है, इन सब में उत्परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? उत्परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट, अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर है 15। what would the consequence of the deficiency of hemoglobin in the human body। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर किसी को जानना चाहिए, चाहे एग्जाम हो और चाहे आपका रियल लाइफ हो। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं
हमारा जो ब्लड है 3 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जब सांस लेते हैं हम अंदर लेते हैं ना, तो वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रखने का, स्टोर करने का काम करता है। और हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कमी हो गई, रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हमारे पास ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाएगी, और इससे जो बीमारी पैदा हो, इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होता है, चक्कर आना, आपके सामने तारे छिटकना, खून की कमी होना, इस बीमारी का नाम है एनीमिया, रक्ताल्पता। ऐसे लोगों को आयरन संबंधी ढेर सारे तमाम सब्जियां हैं, फल हैं, ये यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका 15 16। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट। स्टेट द नेम ऑफ फंक्शनल यूनिट कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में लैंगिक प्रजनन करने के लिए जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, इसका वर्ड एक शब्द में है, वो है फ्लावर, पुष्प, फूल। पौधों में लैंगिक प्रजनन की इकाई फूल है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेम द पार्ट मेड ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। माने उस हिस्से का नाम लिखिए जिसमें ये तीनों चीज होती है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। भैया ये तो जायांग है, गानीशियम। क्या है, जायांग है। स्टिकेसर, गानीशियम, नाम आप लिखे चले आए, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द स्वेलन लोअर पार्ट ऑफ द कार्पेल। कार्पेल का जो नीचे फूला हुआ भाग भी देखिए, जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, ये इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको देखिए, मेल पार्ट ऐसे होता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, ये पुंकेसर बोलते हैं ना, ठीक। तो इन सबको मिला के बोलेंगे हम मेल पार्ट का तुम्हारे यहां है फ्लावर में स्टमेन है, ठीक, ये एंथर है, एंथर, और इसी में पाया जाएगा पॉलन ग्रेन्स, ये नाम आपके हो गए। नेक्स्ट, वेयर आर दी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस। ये पॉलन ग्रेन पैदा कहां होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है, परागकण जो है, पराग कोश में पैदा होते हैं। कहां, ये देखिए यहां पर ये पराग कोश होता, इसमें पैदा होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे हो गए आपके, 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये। 17, the velocity of light in a medium is 1.5 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, और velocity of velocity in the air, एयर में कितना है 3 into 10 पावर 8, और मीडियम में क्या, लाइट मीडियम में क्या है, वह है, आप इसको निकालना, इंडेक्स निकालना है। अब पटना कैसे करेंगे, देखिए 3 into 10 रेज पावर 8 अपॉन 1.5 into 10 रेज पावर 8। अभी देखना, ये आपका ये कैंसिल हो जाता है, 3 अपॉन 1.5 है, आप कीजिए इसको, यहाँ 30 कर दीजिए, 15 हो जाएगा, 15 2 जा आपका आएगा 2, ठीक। स्टेट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपको लिखना है। देखिए, state the Fleming's right hand rule. According to Faraday's law of electromagnetic induction, when moving conductor is placed inside the magnetic field, a current will be induced. अगर ये आपका है मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेट है, अगर इसके बीच हम कोई मूविंग कंडक्टर रखें, गतिमान सुचालित रखें, तो इसमें क्या पैदा होता है, करंट होता है। इफ द कंडक्टर इज फोर्सफुली मूव्ड, इसको जबरदस्ती घुमाया जाए तो यहां पर क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट।
This relation between these three directions is determined by the Fleming's right hand rule. No more about the right hand pillar. Next है क्वेश्चन 19. Distinguish between oxidation and reduction. ऑक्सीकरण और अवकरण के बीच में आपको अंतर लिखना है. बढ़िया सा आप अपने बुक में यहां पर बनाइए 2 कॉलम ऐसे यहां पर. ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडक्शन है अवकरण. नंबर 1, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है. इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज गेन्ड. हो गया. हियर इन रिडक्शन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. अवकरण में ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है. नंबर 2, इन ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. हाइड्रोजन मुक्त किया जाता है. इसमें क्या होता है? इसमें ग्रहण किया जाता है. ठीक है, तो हो गया आपका यहां पर. नेक्स्ट, व्हाट मेजर हार्म्स आर डन टू ह्यूमन बीइंग ड्यू टू एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं? बहुत नुकसान है. हमारे वायु प्रदूषण से हमें तमाम बीमारियां होती हैं, जैसे सेवरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ढेर सारी श्वसन संबंधी बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां, श्वसन तंत्र की बीमारियां, और हे फीवर बुखार, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस एंड हार्ट डिजीज हो जाता है. और among the people, in case of the lung cancer have increased over the last few decades. पिछले कुछ दशकों में ना इस हार्मफुल एयर पोल्यूशन के लिए हमारा जो लंग कैंसर बड़ा तेज बढ़ा हुआ है. ये तमाम बीमारियां होती हैं. दोस्तों, ये आपका रहा 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड लिए, जो कि कल आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है और आप आंसर लिख कर आएंगे. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं आपका पेपर होने के बाद और ये पता करते हुए कि आपने कैसा लिखा है.